सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो भी घटना चक्र का प्रश्न का अभ्यास चल रहा है, ठीक है, मुख्य सेविका के लिए, उसका आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय संख्या 18, जिस चैप्टर का नाम है परामर्श। इसका अर्थ, आवश्यकता एवं तकनीक, ठीक है, और प्रभावी संचार। क्या है नाम? प्रभावी संचार और इसके कौशल, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं और ढंग से करने वाले हैं, समझ के करने वाले हैं। चैप्टर सारे हो चुके हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बस जो चैप्टर नहीं हुआ है वो हुआ है 17 और 16। ये चैप्टर नहीं हुआ है, ये भी धीरे धीरे हम लोग जो है कर लेंगे, 16 और 17 को भी। और इस तरह से जो हमें 90% कोर्स कर चुके हैं, 10% बचा है, धीरे धीरे सब कुछ कर लेंगे। जो भी जिनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, कृपया करके जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार परामर्श का तात्पर्य पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार परामर्श का अर्थ, तात्पर्य का मतलब क्या होता है? अर्थ। पूछताछ है, पारस्परिक तर्क वितर्क करना है, अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय मतलब कि साझा, विनिमय करना मतलब कि साझा करना है। किसके अनुसार है? तो वेस्टर शब्दकोश के हिसाब से है, कोच रोजर्स के हिसाब से है, बोर्डिन के हिसाब से या रॉबिन्स के हिसाब से है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वेस्टर शब्दकोश के हिसाब से है। ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर के कुछ जो भी मेन विशेषज्ञ हैं जिनको मैं बताते चला हूँ, ठीक है, उनके जो है विचारों का, उनके जो है स्टेटमेंटों का आपको खासा याद रखना है, क्योंकि जरूर 2-4-5 स्टेटमेंट आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, जो भी चर्चित स्टेटमेंट है वो आएंगे और पूछा जाएगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार जो है परामर्श का तात्पर्य मतलब अर्थ जो है पूछताछ करना है, पारस्परिक तर्क वितर्क करना है और विचारों का पारस्परिक विनिमय है। ये वेबस्टर शब्दकोश के हिसाब से है, ठीक है, परामर्श का अर्थ यानी कि तात्पर्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन परामर्श की विशेषता है? ठीक है, परामर्श की विशेषता क्या है? देखिए 90% कोर्स हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और एक और बात बता दें, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपका PDF आपको मिल जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी पढ़ाता हूँ सबका PDF मिल जाएगा। परामर्श अधिगम केंद्रित प्रक्रिया, ठीक है, मतलब कि परामर्श का विशेषता क्या है कि परामर्श जो अधिगम परामर्श सीखता है उसको केंद्रित प्रक्रिया दिया जाता है। परामर्श निर्देशन केवल एक पक्ष है, ठीक है, परामर्श निर्देशन केवल एक ही पक्ष है। परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है, ठीक है, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। उपयुक्त सभी, ठीक है, तो उपयुक्त सभी, ध्यान रखिएगा उत्तर उपयुक्त सभी होगा। देखिए इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद लगेगा कि परामर्श केवल अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, परामर्श निर्देशन का केवल एक पक्ष प्रक्रिया है, ठीक, एक पक्ष है, परामर्श एक व्यावसायिक सेवा है। इनको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ कितना आसान है। देखिए परामर्श 3 तरह से होता है, ठीक है, उसमें एक परामर्श दाता होता है और एक परामर्श प्रार्थी होता है, ठीक है। तो 3 तरह से उसको किया गया है। एक में परामर्श दाता को केंद्र में रखा गया है, दूसरे में परामर्श प्रार्थी को केंद्र में रखा गया है, तीसरे में जो दोनों को केंद्र में रखा गया है। तो कहने का मतलब जब उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो उत्तर उसका हो जाएगा 2 का आपका डी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा कौन सा कथन गलत है, इसमें से बेस्ट ऑप्शन हमको चूज करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं दी जाती है, ठीक है। देखिए परामर्श में प्रत्यक्ष मदद नहीं दी जाती है, ये सही है, ठीक है। अच्छा, परामर्श दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संपर्क है, ये डेफिनेशन ही है कि परामर्श जो है 2 व्यक्तियों का बीच का संपर्क है। 2 से अधिक व्यक्तियों का हो सकता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक की बात होता है तब सही रहता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ इसमें लिखा था, डायरेक्ट लिखा जाएगा 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में, ठीक है। 2 या 2 से अधिक लिखना चाहिए था इसको, तो सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। परामर्श व्यक्तियों के सही निर्णय लेने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सहायक होता है। परामर्श मात्र 2 व्यक्तियों के बीच का संपर्क होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो देखिए मुख्य डिफिनेशन तो यही है कि परामर्श जो है 2 व्यक्तियों के बीच का क्या है, संपर्क होता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 2 एक ही चीज़ पर बात कर रहे हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा। डी वाला जो है सही है, और बी गलत हो तो गलत ही बताना है, तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देख लीजिए इसमें एक्सप्लेनेशन में सही सब कुछ समझ में आ जाएगा। परामर्श के अंतर्गत जो है परामर्श मात्र 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, ठीक है। क्या होता है, मात्र 2 व्यक्तियों का संपर्क होता है, अर्थात इसमें 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने पर इसे परामर्श नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 से इनके हिसाब से, ठीक है, कि 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, उसको परामर्श नहीं करते हैं। लेकिन जब 2 व्यक्ति होंगे तो उसको परामर्श कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसमें एक परामर्श कौन होगा, परामर्श दाता होगा, और एक कौन होगा, दाता मतलब कि देने वाला परामर्श, और एक प्रार्थी होगा जो कि क्या करता है, परामर्श को लेता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद है। ध्यान रखिएगा, निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद है। अब ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट समझाना यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको जो है जब चैप्टर पढ़ते थे उसको बहुत बढ़िया से कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर पर ज़्यादा करते हैं कि विश्लेषण है, संश्लेषण है, निदान है, उपयुक्त सभी है। समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस चीज़ को बहुत बढ़िया से बताया गया, जाके चैप्टर में देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित में से निर्देशीय परामर्श प्रक्रिया का पद जो है विश्लेषण भी है, संश्लेषण भी है और निदान भी है, ठीक है, सब कुछ है। विश्लेषण का, संश्लेषण का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब होता है, चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। निम्न में से किसे समस्या केंद्रित परामर्श कहते हैं। देखिएगा, समस्या को केंद्र में रखकर बताया जाता है, समस्या केंद्रित, ठीक है, परामर्श किसे कहते हैं, इस चीज को बताना है आपको। तो निर्देशीय परामर्श को और निर्देशीय परामर्श को दोनों को इनमें से कोई नहीं, तो 5 होगा, वो हो जाएगा उसका उत्तर ए, यानी कि निर्देशीय परामर्श जो होगा वो क्या होता है, समस्या केंद्रित परामर्श होता है। तो निर्देशीय परामर्श जो है परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, ठीक है। निर्देशीय परामर्श में जो परामर्शदाता होता है वो केंद्र में होता है, उसको जो है मुख्य माना जाता है, परामर्शदाता को निर्देशीय में, ठीक है। और निर्देशीय में क्या होता है, और निर्देशीय में परामर्श प्रार्थी जो केंद्र में होता है, और ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो निर्देशीय में परामर्श में परामर्शदाता को महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसे समस्या केंद्रित परामर्श भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अनिर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है, अनिर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक हैं, इसमें केंद्र में कौन होता है, इसमें केंद्र में प्रार्थी होता है। देखिए, परामर्श प्रार्थी जो होता है वो उसमें केंद्र में होता है। तो यही पूछ रहे हैं कि अनिर्देशीय परामर्श के प्रतिपादक कौन है, तो E.G. विलियमसन है, इरिक्सन है, कार्ल रोजर्स है, या कि बोर्डिन है। 6वें का उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी कि कार्ल रोजर्स। तो अनिर्देशीय परामर्श के प्रार्थी केंद्रित होता है, ठीक है। अनिर्देशीय परामर्श जो है क्या होता है, प्रार्थी केंद्रित होता है, इसके प्रतिपादक जो है कार्ल रोजर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बताए थे कि 3 तरीके से होता है। निर्देशीय में तो प्रार्थी होता है केंद्र में, और निर्देशीय में उल्टा हो गया। निर्देशीय में क्या होता है, निर्देशीय में परामर्शदाता होता है केंद्र में, और निर्देशीय में क्या होता है, प्रार्थी होता है, ठीक है। और समन्वित में क्या होता है, दोनों होते हैं। क्या होते हैं, प्रार्थी भी और परामर्शदाता दोनों जो है को समान महत्व मिलता है। तो 7वें का जो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। समन्वित मैंने मिला जुला, ध्यान रखिएगा, समन्वित नाम से क्लियर हो रहा है। परामर्श निर्देशीय और अनिर्देशीय परामर्श से मिलकर बना है। इसमें परामर्श में इस परामर्श में प्रार्थी भी
और परामर्शदाता भी, दोनों जो है समान महत्व दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन संचार के औपचारिक विधि है? संचार के औपचारिक विधि, ठीक है। संचार क्या होता है? संदेश को, ठीक है, प्रेषक से कहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक, और वहाँ से जो है जो आपको फीडबैक भी मिल जाए, तो ये संचार कहा जाता है, इफेक्टिव संचार, ठीक है। और इसकी जो है पूछ रहा है कि औपचारिक विधियाँ कौन कौन सी है, तो रेडियो है, टीवी है, प्रदर्शनी है, उपयुक्त सभी है, तो औपचारिक में सभी आ जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी है, रेडियो से भी, टीवी से भी, प्रदर्शनी से सभी जो है क्या है, औपचारिक विधियों में शामिल है। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, 9वां प्रश्न है घटना चक्र में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का लाभ है? लिखित संचार का लाभ कौन सा है बताइए। लिखित संचार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उस चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। तो संदेश को भेजने से पहले संपादित व संशोधित किया जा सकता है, बिल्कुल संशोधित किया जा सकता है भेजने से पहले, एक बार पढ़ के, ठीक है। संदेशों के अभिलेखों को सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल। लिखित चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है, मौखिक चीज़ों को सुरक्षित कैसे रखेंगे आप बताइए। तो लिखित चीज़ों को सुरक्षित रखा जा सकता है। लिखित संदेश को प्राप्तकर्ता अच्छे से समझ सकता है, ठीक है, प्राप्त करने वाला अच्छे से समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसको दोबारा भी पढ़ा जा सकता है, लिखा हुआ है तो दोबारा भी पढ़ा जा सकता है, जितनी बार चाहे उतनी बार पढ़ सकता है और पढ़ के समझ सकता है, और बाद में प्रति उत्तर भी भेज सकता है समझने के बाद। तो ये सब कुछ जो है विशेषता है किसके, लिखित संचार के। और इसके लाभ भी कहिए तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।